हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका जो आरंभिक गति है वो u1 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है और आरंभिक गति जो है वो u2 है। दोनों वस्तुओं का टक्कर होता है और टक्कर होने के जो पश्चात होता है वो जो हमारा m1 है, m1 का जो वेग हो जाता है वो v1 हो जाता है और m2 का जो वेग हो जाता है वो हो जाता है हमारा v2। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से पहले समझना है। अब क्योंकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसमें इसको कैसे कहेंगे, जब आप देखेंगे जब इसका अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम जो इसका गतिज ऊर्जा होगा, जो भी पिंड जो है आपस में टक्कर खाएंगे उन सारे पिंडों का अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम हम लोग क्या करेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा वो हो जाएगी आरंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, आरंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो वस्तुओं का अंतिम गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, 1/2 गुने m1 गुने v1 का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, जोड़ 1/2 गुने m2 गुने v2 का हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा निकल गया दोनों वस्तुओं का। आरंभिक गतिज ऊर्जा देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 गुने m1 गुने u1 का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, जोड़ क्या कर देंगे 1/2 गुने m2 गुने u2 का वर्ग कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन क्या हमेशा जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हमेशा गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है क्या, तो नहीं, जवाब है नहीं। जब वस्तु आपस में टक्कर खा रही होती है m1 और m2, तो आप यहाँ पर एक बात को नोटिस करेंगे, तो नोटिस ये करेंगे कि यहाँ पर जब दोनों वस्तु टक्कर खाएंगी तो दोनों वस्तुओं का कुछ जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा, ये चिपट जाएगा, दोनों वस्तुओं का कुछ ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दो बॉल है, ठीक है, ये आया टक्कर खाया, टक्कर खाने की वजह से ये थोड़ा सा क्या होगा, जो इसका गतिज ऊर्जा था ये थोड़ा सा चिपका, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में तब्दील हो गया, चिपक गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसको इधर ढकेला, इसने इसको इधर ढकेल दिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को ऐसे ढकेल कर फिर इनका ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये टक्कर हो रहा था तो टक्कर के समय में दोनों वस्तुओं का जो गतिज ऊर्जा था वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था, क्योंकि इसका देखिएगा आप, इसका आकृति जो था दोनों वस्तुओं का वो बदल रहा है, यानी कि उनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, और फिर वही स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो टक्कर के समय गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगी, हाँ, टक्कर के पहले अंतिम गतिज ऊर्जा वस्तुओं का और टक्कर के बाद में, टक्कर के पहले आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, यही होता है हमारा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, पहला तो ये हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है उसको आप देखिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रत्यावस्थान गुणांक, प्रत्यावस्थान गुणांक। तो आप लोगों को मालूम है ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, गुणांक। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो हम लोगों को मालूम है कि दोनों जब टक्कर खा रहे थे तो अंतिम में इसका जो आपेक्षिक वेग होता है वो कितना होता है, तो अंतिम में आपेक्षिक वेग कितना होगा, v2 घटा v1। ठीक है, समझ में आया ना, ये इसको हम लोग लिख देते
v2 घटा v1, और आरंभिक में अपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, u2 घटा u1, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का आरंभिक में अपेक्षिक वेग, ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक। क्योंकि देखिए अपेक्षिक वेग क्या होता है, अपेक्षिक वेग क्या कहते हैं, दोनों का दिशा जब समान होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद v2 क्या है, v2 बड़ा है किससे, v1 से, तो अब ये दोनों दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो अपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, v2 घटा v1। अब टक्कर होने के पहले ये दोनों जो है वो करीब जा रहे हैं, तो जो अपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u1 घटा u2 घटा u1 हो जाएगा। समझ में, करीब आ रहा है तो किस वेग से करीब आ रहा है, तो इसका वेग है u2 और इसका वेग है u1, तो u2 घटा u1 से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक, समझ में आया ना जी। जैसे हम यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु का 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड ये वस्तु आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, और ये वस्तु जो है मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या ये दोनों वस्तु में टक्कर होगा, तो जवाब है नहीं, तो पीछे वाले वस्तु का वेग ज्यादा होना चाहिए, तो मान लेते 40 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या होगा, ये वस्तु ए हो गया, ये वस्तु बी हो गया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, जब टक्कर हुआ तो ए वस्तु क्या होगा, एक वस्तु का वेग कम गया, मान लेते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक, समझ में आ गया। जो हमारा बी वस्तु है, बी वस्तु पर क्योंकि आगे की तरफ बल लगेगा तो बी वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, मान लेते हैं बी वस्तु का जो गति है वो 40 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, समझ में आ गया। अब यहां से एक बात आप समझिए, जो प्रत्यावस्थान गुणांक यानी कि जो ई है उसका जो मान होगा वो कितना होगा, -e लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा v2 है, ये किसके बराबर है, v2 के बराबर, और ये क्या है हमारा v1, तो क्या करेंगे v2 में से v1 को घटाएंगे, 40 घटाओ 20, ठीक है, समझ में आ गया, ये इतना मीटर प्रति सेकंड। अब फिर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका क्या है u2, ये u2 हो गया और ये क्या है u1, तो हम लोग क्या कहेंगे u2 घटाओ u1, तो u2 कितना है 20 है, तो 20 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 40 को घटा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको समझिएगा तो 40 में से 20 जाएगा तो आएगा हमारा 20 बटा 20 में से -40 जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा -20, तो ये दोनों के दोनों कट के -1 आ गया, यानी कि -e, यानी कि -e बराबर कितना हो गया, -1 के बराबर हो गया। तो e का मान यदि आप देखेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान गुणांक, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ई, समझ में आ गया। तो ई हो गया, तो ये जो टक्कर होगा इसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 के बराबर, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये 1 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जो टकराए हुए हैं वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है, इसको हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि हम लोगों से पूछा जाएगा इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 10 kg है, क्या है 10 kg के बराबर। यदि हमसे पूछा जाएगा कि बी वस्तु का द्रव्यमान, हमको एम इसका बी वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में एक चीज तो होता है, वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का संरक्षण। तो देखिएगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा का संरक्षण जो है वो होता है। तो चलिए देखिए, तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी आरंभिक स्थिति है, ठीक है, ये हमारी आरंभिक स्थिति है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारी अंतिम स्थिति है, ये हमारी अंतिम स्थिति है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आरंभिक स्थिति है और ये हमारी अंतिम स्थिति है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? ऊर्जा बराबर आरंभिक गतिज ऊर्जा, आरंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अंतिम गतिज ऊर्जा कितना होगा हमारा, तो सबसे पहले देखेंगे 1/2 गुने इसका जो द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है अंतिम गतिज ऊर्जा, तो ये ए है 10 kg है, तो अब बाद में भी कितना होगा 10 kg, तो 1/2 गुने 10 गुने 10, ठीक, गुने क्या करेंगे 20 का वर्ग कर देंगे, 20 गुने 20, 20 गुने 20, ठीक, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर इसका हम लोग गतिज ऊर्जा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने m गुने 40 का वर्ग कर दें, तो 40 का ये वर्ग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा हो गया। आरंभिक गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगा? 1/2 गुने 10 गुने 40 का वर्ग, 40 × 40, समझ में आ गया? अब फिर यहां पर देखेंगे 1/2 गुने m गुने 20 × 20, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक, समझ में आ गया? तो कितना होगा, इसको हम लोग करेंगे तो 100 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक, समझ में आ गया? ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, ठीक है, 40 में 20 से गुना किया तो 800 गुने m, ये कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 पर 3 0, ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर इसको जब हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 200 m के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 200 m को इधर लेके आए तो यहाँ पर 800 m है, तो 800 m में से 200 m हमारा घट जाएगा, और इधर देखेंगे 8000 है तो इधर जाएगा तो 2000 इसमें से घट जाएगा, तो 8000 में से 2000 जो है हमारा घट जाएगा, समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 600 m, और इधर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 6000 kg, समझ में आ गया? फिर ये कट जाएगा 10 kg के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा m निकल जाएगा, मतलब इस वस्तु का भी द्रव्यमान कितना हो जाता है, वो 10 kg हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, ई का मान 1, अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर आरंभिक गतिज ऊर्जा, इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए पहले सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब जो हम लोग दूसरा चीजें पढ़ेंगे वो है अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, ये क्या होता है उसको सबसे पहले आप समझिए। ये टक्कर के बारे में आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास दो वस्तु है, ये एक हो गया हमारा ए और दूसरा हो गया हमारा बी, समझ में आ गया? तो इस टक्कर में होगा क्या कि दोनों वस्तु आपस में टकराएंगे, ठीक है, समझ में आ गया? इसका जो वेग है u1, इसका जो वेग है वो u2,
दोनों वस्तु आपस में टकराएंगे, तो टकराने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टकराए, ठीक, ए हो गया और ये बी हो गया। टकराने के बाद क्या हो रहा है, दोनों वस्तु जो है वो चिपक जा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे दोनों वस्तुओं का जो वेग है वो एक समान है, ठीक है। तो इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, एम ए है। इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो क्या है, एम बी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चिपक गए दोनों, एक दूसरे के साथ टकराने के बाद चिपक गए, तो ये टक्कर क्या होगा, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वस्तु टकराने के बाद चिपक जाते हैं, वस्तु टक्कर के बाद आपस में चिपक जाते हैं, बाद आपस में चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यही होता है किसमें, अप्रत्याशित टक्कर में, ठीक है। अब चिपक गए तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप संवेग का तो संरक्षण कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग E का मान निकालें, E क्या है हमारा, प्रत्यावस्थान गुणांक, इसका मान निकालें, तो सबसे पहले आपेक्षिक, अंतिम आपेक्षिक वेग, तो इसका वेग क्या होगा, भी क्या करेंगे, भी में से भी घटाएंगे, तो अंतिम आपेक्षिक वेग हो गया। अब क्या करेंगे, बटा आरंभिक आपेक्षिक वेग, कितना हो जाएगा, u2 घटा u1, तो u2 घटा u1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये आप देखेंगे कि दोनों का वेग जो है वो समान है, तो अंतिम आपेक्षिक वेग कितना होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा का जो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं वो है जो आपका संवेग का संरक्षण, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, ये काम आप कर सकते हैं। तो आप समझिए संवेग का संरक्षण आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संवेग को देखेंगे, एम ए गुने भी जोड़ क्या करेंगे हम लोग, एम बी गुने भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, एम ए गुने u1, एम ए गुने u1 जोड़ एम बी गुने u2, ठीक है। समझ में आ गई, ये चीजें हैं, आप संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम आप नहीं कर सकते। इसमें जो गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है, कुल ऊर्जा का संरक्षण भले ही हो जाएगा, इसमें एनर्जी जो है ऊर्जा का, बहुत सारी ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, अंतिम में बहुत सारी ऊर्जा जो होती है वो क्षय हो जाती है, अधिकतम क्षय जो होता है वो इसी पूर्णता अप्रत्याशित टक्कर में ही हो जाता है। जैसे इस टक्कर को आप देखिए, जैसे हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 10-20 kg है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ जा रही है। फिर यहाँ पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान 10 kg है, ठीक है, और इसका जो रफ्तार है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के से जा रही है। अब क्या होगा, दोनों आपस में कोलिजन किया, टक्कर किया, और दोनों आपस में क्या होगा, चिपक गया, ठीक है। समझ में आ गया, चिपक गया, तो चिपक जाने की वजह से दोनों का वेग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये वेग जो है वो कितना है, तो हम लोगों को पता है कि ये पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर है, वही टॉपिक पर है। तो पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो आरंभिक जो संवेग होता है उसको हम लोग अंतिम संवेग के साथ क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20 kg और ये हो जाएगा हमारा 10 kg। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 20 गुने भी, तो 20 भी जोड़ 10 गुने भी, तो 10 गुने भी 10 भी, तो ये क्या हो गया, अंतिम संवेग हो गया दोनों वस्तुओं का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरंभिक संवेग कितना हो जाएगा, 20 गुने 10, 20 गुने 10, ठीक, समझ में आ गया, जोड़
10 × 10, 10 × 10, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 भी बराबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है, ये 30 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 के बराबर, भी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाता है संवेग के संरक्षण से हम लोगों ने पाया कि दोनों का जो वेग है, ठीक, समझ में आ गया, वो किसके बराबर है, वो है हमारा दोनों का वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ये दोनों टक्कर, अब देखिए इसको बड़ी आराम से आप देख सकते हैं कि दोनों टक्कर खाया, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो वेग होगा वो आप समान ले लीजिएगा। यहाँ पर दोनों का वेग हम लोगों ने समान 10-10 ले लिया, ठीक, तो 10-10 ले लिया, तो दोनों एक दूसरे के साथ 10-10 है, तो लगभग जब एक दूसरे के साथ केवल चिपक के रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो टक्कर के बाद भी दोनों का वेग क्या होगा, मतलब केवल कोलिजन ठीक से होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही नाम मात्र का कोलिजन होगा और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर ही क्या होगा, रहेगा, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन, ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो है वेग, यदि यहाँ पर जो वेग हम लोग ले रहे हैं, तो यदि इधर की दिशा में वेग +10 मीटर प्रति सेकंड ले रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जो वेग होगा वो -10 मीटर प्रति सेकंड आप ले लीजिए। ऊपर की दिशा में यदि वेग हमारा +50 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, तो नीचे की दिशा में जो वेग होगा वो -50 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, ठीक, समझ में आ गया। मतलब एक दिशा में यदि वेग धनात्मक ले रहे हैं तो विपरीत दिशा में वेग को ऋणात्मक लेना पड़ेगा और यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो डालना पड़ेगा, समझ में आ गया। तभी आपका जो क्वेश्चन होगा वो बन पाएगा, जिसमें आप क्या निकालेंगे, ई का जो मान निकालेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वस्तु है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रही है, और ये वस्तु जो है वो आपका वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड से विपरीत दिशा में जा रही है। अब दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। तो टकरा गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों टकराने के बाद, यहाँ पर टकरा गया, टकराने के बाद ये हो जाता है हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इधर भी हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है रेस्ट में चला जाता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, ये रेस्ट में चला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हमसे यदि कोई पूछेगा, मान लेते हैं रेस्ट में, या इधर हम लोग इधर इधर ये चला जाता है, मान लेते हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। या इसको मान लेते हैं कि दोनों टकराया और 5 मीटर पर सेकंड से इधर चला गया और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चला गया। अब हमको -c निकाला, तो -c हमारा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आपको साइन के साथ आपको चीजों को लेना पड़ेगा, साइन आपको लेना पड़ेगा। तो साइन क्या लेंगे, सबसे पहले 5 में से क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंतिम अपेक्षिक वेग कितना होगा, इसका वेग कितना है 5, इस दिशा में यदि धनात्मक लेते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में इधर वाला वेग जो होगा उसको ऋणात्मक लेंगे, तो 5 घटाओ -5, ठीक, समझ में। बटा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यदि वेग जो इधर, यदि वेग जो है, यदि इस दिशा में हम लोग वेग को हम लोगों ने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, ठीक है, तो ये -10 घटाओ ये क्या हो जाएगा 10, ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो गया, -10 बटा -20, ठीक है, ये 10 बटा -20 आ गया। तो यहाँ पर 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ई का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जब ई का मान यदि आप निकालेंगे तो वहां पर आपको दिशा भी देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस आज इतना है।